इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ नाजेबा बयान पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। F9 पार्क में जलसे से खिताब का वीडियो रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया है। अदालत ने मामले पर 3 रुकनी से भी बड़ा बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है। अदालत का कहना है कि ये अवामी मफाद का मामला है, पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लगाया गया है। बात करते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, तफसीलन बताइएगा आज की समाअत के हवाले से अदालती रिमार्क्स क्या रहे आज? जी देखिए, आज लार्जर बेंच ने जब समाअत का आगाज़ किया तो सबसे पहले एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून रोस्टम पर आए थे और उनसे पूछा गया था अदालत की जानिब से कि बताएं इमरान खान ने क्या जो रिमार्क्स दिए हैं वो किसी ज़ेर इल्तवा केस पर थे। इस पर उन्होंने मुतमईन किया अदालत को कि ये एक ज़ेर इल्तवा मामला ही था, रिमांड का मामला जो है अभी हतमी तौर पर हल नहीं हुआ था, लिहाजा ये ज़ेर समाअत केस पर ही उनकी बयानबाजी और असरअंदाज होने का मामला है। उसके बाद अदालत ने जो दूसरा अहम सवाल किया था कि क्या इस मामले पर इमरान खान को पहले सिर्फ समन भेजकर तलब किया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए, फिर शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला हो, या पहले ही शोकाज नोटिस जारी किया जाए। इस पर भी एडवोकेट जनरल ने यह दलाइल दिए कि यह शोकाज का ही केस है, इसमें डायरेक्ट शोकाज नोटिस इमरान खान को जारी किया जाए क्योंकि उन्होंने बाकायदा सब कुछ रिकॉर्ड पर है और आप अदालत अगर इजाज़त दे तो हम उनकी जो स्पीच है उसको भी रिकॉर्ड पर पेश कर सकते हैं कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में एक जो इस अदालत की मातहत जज हैं उनसे मुतल्लिक नाजेबा रिमार्क्स दिए हैं। इस पर अदालत ने अब शोकाज नोटिस जारी किया है इमरान खान को डायरेक्ट और 31 अगस्त को उनको तलब किया है ज़ाती हैसियत में भी। साथ ही दूसरी अहम पेशरफ्त ये सामने ये है कि अदालत ने यह करार दिया है कि अब इस पर मजीद बड़ा बेंच जो है वो बनेगा। इसकी लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल अब चीफ जस्टिस ऑफिस को भिजवा दी गई है। साथ जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बहुत अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम इस जो तकरीर थी इमरान खान की उससे दाव पर लगाया गया है। ये पैगाम दिया गया है कि जिसके खिलाफ फैसला ना आए वो अपना इंसाफ खुद करना शुरू हो जाए और अगर यही रिवायत पढ़ती रही तो कल को कोई भी उठेगा, आम शहरी भी ऐसा करेंगे कि वो अपना इंसाफ खुद करने के लिए कुछ भी इकदाम करेंगे। अदालतों को इस वक्त अपनी अथॉरिटी जो है वो मनवानी होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो है उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा। इस वक्त लिहाजा इस केस को हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया अदालत की जानिब से। और अब लार्जर बेंच मजीद तश्कील दिया जाएगा। इमरान खान को ज़ाती तौर पर तलब किया गया और शोकाज नोटिस उनको जारी कर दिया गया है जो उनको तहरीरी तौर पर अरसाल भी कर दिया जाएगा। और उनसे उसमें अदालत की जानिब से ये पूछा गया क्यों ना आप के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके आपको सजा दी जाए क्योंकि आपने एक मातहत जज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज से मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर की ने यह कहा कि जो इस सिविल ब्यूरोक्रेसी को, अदलिया को अगर धमकाया जाएगा तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा, अवाम को सर्व कैसे किया जाएगा। इस दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से यह भी पूछा कि आज तो आप आके दलाइल दे रहे हैं कि जैसे आप पिटीशन लाए हैं, लेकिन जब तक अदालत ने इस मामले को नहीं उठाया था आपकी जानिब से भी कुछ क्यों ना किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह इस्तफसार भी किया आज समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल से और साथ ये भी कहा कि अदलिया को हर वक्त सोशल मीडिया पर भी तनकीद का सामना रहता है और इस वक्त जबकि यहाँ पर समाअत जारी है इस वक्त भी यकीनन लोग ऐसा कर रहे होंगे। इस बार एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि सोशल मीडिया तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस पर जो बेंच था उसकी जानिब से यह भी कहा गया कि आप लोगों की हुकूमत है, आपने इसको कंट्रोल करना है। अब समाअत जो है वो 31 अगस्त तक मुलतवी की गई है, लेकिन समाअत आइंदा जब होगी इमरान खान ज़ाती तौर पर यहाँ पर पेश होंगे और लार्जर बेंच के सामने वो पेश होंगे। नया बेंच जो है वो तश्कील चीफ जस्टिस की जानिब से दिया जाएगा। आज जिस बेंच ने समाअत किया उन्होंने अब ये फाइल चीफ जस्टिस ऑफिस को रेफर कर दी है। साथ ही इमरान खान का जो वीडियोज़ का जो खिताब है उसकी वीडियोज़ भी पैमरा से तलब कर ली गई है। सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में जमा कराने की हिदायत भी की गई है अदालत की जानिब से। ठीक है, इमरान खान का बयान और उस पर 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुहेल रशीद, आपने हमें तफसील से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल रशीद आज की कार्रवाई से मुताल्लिक़, अदालत में होने वाली समाअत से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे थे, जिससे खबर ये आई है कि 31 अगस्त को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है अदालत की जानिब से और शो कॉज नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खालिद अजीम साहब हमारा साथ दे रहे हैं, जबकि बैरिस्टर एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। लार्जर बेंच की तश्कील होगी, 5 रुकनी या लार्जर बेंच होगा जिसके लिए अब चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भी इरसाल कर दी गई है। ये बताइएगा सर कि 31 अगस्त को अब अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या इमरान खान साहब के ऊपर ये लाजिम है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों, ये लाजिम है उनके लिए? जी ये बिल्कुल लाजिम है। ये आइन का ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, इसका सेक्शन 17 और सब सेक्शन 2 है, उसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर खाली नोटिस होता है तो वो फिर खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं।
लेकिन जब शो काज हो तो फिर खुद पेश होना होता है। अलबत्ता अदालत जब चाहे तो उनको इससे इस्तिस्ना भी दे सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिस है उसके तहत पहली मरतबा उनको खुद पेश होना होगा। और इससे पहले मुल्क के वज़राए आज़म जो हैं वो पेश होते रहे हैं। वज़ीर आज़म की हैसियत से नवाज शरीफ, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, ये वज़ीर आज़म थे जिस वक्त ये शो काज के जवाब में ख़ुद पेश हुए हैं। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनको खाली नोटिस हुआ था इसलिए वो पेश नहीं हुए और उनके बिहाफ पे या मुख्तियार वहाँ पे पेश होते रहे। हैविंग सेड दैट, इसमें 31 की आपने कहा कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, इसमें यही है कि जो उनको शोकाज नोटिस दिया गया है उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो वहाँ पे आके अपना कोई दिफा जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। और अगर उन्होंने अपने बयान को प्लीड करने की कोशिश की तो वो एक अलग चीज़ है। अगर वो आउटराइटली माफ़ी मांगते हैं तो फिर उसमें जो है वो इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है। अदालत अगर उसको नेक नीति पे मबनी समझती है, वो उसका जो सेक्शन 5 है आर्डिनेंस का, उसके तहत माफ़ी कबूल होने का मामला ज़ेर गौर सिर्फ उसी वक्त आ सकता है जब अदालत समझे कि ये माफ़ी वाक़तन नेक नीति पे मबनी है। और बल्कि वो अगर अदालत मुतमिन हो तो अगर सज़ा सुना भी चुकी हो तो उस सज़ा को वो रिमिट कर सकती है। ये उसी कानून का हिस्सा है। सेक्शन 5(2) जो है उसको जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कुछ बातें इससे पहले हुई हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा उसके हवाले से भी ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो इससे पहले 2013 में उनका केस था और उन्होंने बहुत ओपनली शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उस वक्त के इफ्तार मोहम्मद चौधरी, उनके हवाले से। तो उस पे उन्होंने माफ़ी उस अंदाज में नहीं मांगी जिस अंदाज में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की माफ़ी होती है। और उसके तो अल्फाज ही ये होते हैं कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस पर नदामत का इज़हार करता हूँ, आइंदा मोहतात रहने की यकीन दहानी कराता हूँ। और इसके साथ साथ जो आखिरी लफ्ज़ होता है वो ये है कि मैं इस मामले में अपने आप को अदालत के रहम व करम पे छोड़ता हूँ। मुझे याद है कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर इससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उस पर अफसोस का इजहार करता हूँ। और उसकी वजह ये हुई थी उनको माफ़ कर दिए जाने की कि उस वक्त सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट और तहरीक इंसाफ के नायब सदर जो कि बानियों में शामिल हैं हामिद खान, वो उस वक्त उनके वकील थे। और अटार्नी जनरल जो कि प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए थे वो मुनीर मलिक साहब थे जो कि हामिद खान साहब के ग्रुप के भी हैं, उनके साथ बहुत क्लोज ताल्लुक़ था। और इन दोनों का इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ भी ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से वो गैर मशरूत माफ़ी की बजाय इस किस्म का एक अनप्रेसिडेंटेड माफ़ीनामा जो है वो उसको कबूल कर लिया गया। और वो केस जो अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने खारिज कर दिया था। अदरवाइज इससे पहले हमने यही देखा है बड़े से बड़े लोग जो हैं जब उन्होंने माफ़ी टेंडर की है तो वो जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगनी होती है, निज़ामत का इजहार करना होता है, आइंदा न करने की यकीन दहानी उसका जुज़्व है, और उसके साथ साथ अपने आप को अदालत के रहम व करम पे छोड़ना। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि माफ़ी पे ज़रूरी नहीं कि अदालत माफ़ कर दे और अदालत उसको कबूल कर ले। हमारे सामने मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमा निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ मौजूद हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी। और ख़ास तौर पर निहाल हाशमी जो है उन्होंने तो बहुत गिड़गड़ा के माफ़ी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी वो माफ़ी कबूल नहीं हुई। अलबत्ता इसके बाद एक मरतबा उन्होंने कंटेम्प्ट की तो उस पर जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो फिर उनको वो माफ़ कर दिया गया था। तो ये उसकी हिस्ट्री है जो मतलब कि मैं समझता हूँ कि हमारे सामने, हमारे नाजरीन के सामने रहनी चाहिए। जी खालिद अजीम साहब, खासकर ये जो 4 पॉइंट्स आपने मेंशन किए ये बड़े अहम हैं। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अदालत के रिमार्क्स जो हैं वो ये हैं कि पूरा अदालती निज़ाम इस बयान के बाद दाव पर लगा है, अदालत की अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इन रिमार्क्स के बाद मामले की संजीदगी का और सेंसिटिविटी का तो अंदाज़ा हो जाता है। अब इमरान खान साहब के लिए, उनकी लीगल और कानूनी टीम के लिए कितना मुश्किल होगा इस अदालती मामले का दिफा करना? मुश्किल तो होगा, क्योंकि आप देखें कि नोटिस से पहले शो कॉज नोटिस सीधा डायरेक्ट इशू हो गया है। लेकिन जो अदालत के रिमार्क्स हैं, मैं माजरत के साथ उनसे इतफाक़ नहीं करता जो उन्होंने कहा है कि पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया है। क्या अदालती निज़ाम दाव पर लग गया है?
मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया। आप ये देखें कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डोमेन है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, बुनियादी तौर पे तौहीन अदालत दो तरह की होती है। एक वो है जिसको हम बोलते हैं विलफुल डिसोबीडियंस। अगर वो हो तो अदालती निज़ाम दाव पर लग जाता है। विलफुल डिसोबीडियंस ये है कि अदालत ने एक फ़ैसला सुनाई, शख्स ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, फिर तो रिट ऑफ द कोर्ट चैलेंज हो गई ना। फिर अदालती निज़ाम दाव पर लग गया कि अदालतें फ़ैसले सुना रही हैं और लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फौरी तौर पर इन्वोक भी होनी चाहिए, केस भी चलना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, ताकि हर बंदे को पता हो कि जो अदालत का फ़ैसला नहीं मानेगा उस पर तौहीन अदालत लगेगी और उसको सज़ा मिलेगी। दूसरी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट या स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। और कोर्ट के सामने अगर कोई वकील साहब पेश हुआ है या फिर कोई पार्टी पेश हुई है और वहाँ पे कोई सख्त जुमलों का तबादला हुआ है जिसमें उन्होंने अदालत की तौहीन की है, इंसल्ट किया है, ह्यूमिलिएट किया है, कोई इल्ज़ाम लगा दिया है, वो दूसरी टाइप ऑफ कंटेम्प्ट है। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान की जो सिचुएशन है वो इन दोनों में फॉल कर नहीं रही मेरी कानूनी राय में, क्योंकि कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट भी नहीं हुआ। ही वॉज एड्रेसिंग अ पब्लिक प्रोसेशन, रैली, अपने जलसे में एक वो खिताब कर रहे थे और जो कुछ उन्होंने कहा उनका लहजा बहुत ही नामुनासिब था। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सख्त था, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था और वो आईजी डीआईजी की बात कर रहे थे और उसी तसलसल में उन्होंने फिर मैजिस्ट्रेट साहिबा कह दिया और कहा कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन सिर्फ इतना कहना कि मैजिस्ट्रेट साहिबा या जज साहिबा हम एक्शन लेंगे इज़ नॉट एन इलीगल स्टेटमेंट। ये कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। तो फिर कानून है तो उस कानून को आप ख़त्म कर दें जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को लगता है कि किसी अदालत में फ़ैसला बदनीयती की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ आया है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप एक्शन के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले इसको MIT कहा जाता था, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें जमा होती थी, अब उसको डायरेक्टोरेट ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशरी कहा जाता है। उसके ऊपर बाकायदा एक जज साहब बैठे हुए हैं और जब वहाँ पे कोई कंप्लेंट जाती है तो उस जज को भी तलब किया जाता है और बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी हो सकती है। शॉर्टली क्या आपकी बात का मतलब ये है कि इमरान खान की कानूनी टीम के लिए ये आसान होगा कि अदालत को मुतमईन कर पाए कि ये तौहीन अदालत का मामला नहीं है? देखें, आसान तो मैंने कहा कि नहीं होगा क्योंकि अदालत ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है। अगर अदालत ने माइंड मेकअप ना किया होता तो शो कॉज नोटिस ना इशू होता। जो रिमार्क्स आप मुझे बता रही हैं कि पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया, इसका मतलब है अदालत को तो लग रहा है कि पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया, लेकिन मैं आपको अपनी कानूनी राय दे रहा हूँ एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से। मुझे याद आ रहे हैं लॉर्ड डेनिंग के वो कॉमेंट्स अपनी किताब में। वो लॉर्ड डेनिंग एक बहुत मशहूर जज थे, बरतानिया के बहुत मशहूर जज, वन ऑफ द बेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम्स। और उन्होंने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा। उन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी खातून थी, उसका केस लगा होता था, मैं था, मेरा एक साथी जज साथ बैठे होते थे, एंड लॉर्ड डेनिंग वाज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी वो उसे शिकायत रहती थी हमसे कि हम उसके केस में जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो अक्सर हमसे बड़ी सख्ती से बात करती थी। एक दिन उसने किताब उठा के मारी हमें। अब ये लॉर्ड डेनिंग और उनके साथ मेरे ख्याल में लॉर्ड डिप्लॉक थे, किताब उठा के मारी हमें, एंड वी इग्नोर्ड हर। और जाते हुए उसने कहा कि आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर लॉर्डशिप्स टू रिमेन कूल अंडर फायर। और वहाँ पे उसके बाद वो लिखते हैं कि कंटेम्प्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको तभी इन्वोक करना चाहिए जब अदालती निज़ाम दाव पर इस तरह लगा हो कि विलफुल डिसोबीडियंस हो रहा हो, अदालतों के फैसले मानने से इनकार किया जा रहा हो। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी डिग्निटी की बात है, ये लॉर्ड डेनिंग कह रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों पर धाक जमाने के लिए हम तौहीन अदालत के कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिग्निटी है, हमारा जो वकार है, दैट मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशंस। उसकी बुनियाद ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और हम इस ज्यूरिसडिक्शन को उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये मैं लॉर्ड डेनिंग के अल्फाज आपको बता रहा हूं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, मैं एक वकील की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं कि शुरू से ही मेरी राय ये रही है कि पाकिस्तान में हमने बड़ी सख्त इंटरप्रिटेशन इसकी की हुई है। सही। अभी वो बात करते हैं ना, निहाल, तलाल, दानियाल को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग किया था, तो वहां पे भी लीनियंट व्यू लिया जाना चाहिए था।
और मैंने तब भी कहा था कि लीनियंट व्यू लिया जाना चाहिए। और अदालत जो है वो अगर दिल बड़ा करे, ज़र्फ बड़ा करे तो कोई ऐसी बात नहीं। अब दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें कि कोई गली मोहल्ले का गुंडा तो नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके ऊपर 302 या डकैती लगी हुई है और उसने कहा है कि मैं नहीं फैसला मानूंगा, और कोई सोसाइटी का नासूर तो नहीं है। वो भी तो इमरान खान ही है ना, पार्टी का सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, साबिक वज़ीर आज़म है। बैरिस्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं हनीफ साहब, जिस तरह बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं, खालिद अजीम साहब ने भी कहा, लेकिन उनकी बात का नतीजा यही है कि इमरान खान साहब के लिए कानूनी तौर पर तो थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन सियासी तौर पर इस पे क्या पे बैक करना पड़ेगा इमरान खान को, उसमें कितनी मुश्किलात होंगी अगर इमरान खान साहब मुआफ़ी की तरफ जाते हैं तो? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई काउंसलर लेवल का या कोई MPA लेवल का, चलें कोई MNA की सतह का एक आम रहनुमा जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करे, बिल्कुल समझ में आती है। मगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता जब वो बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की और पूरे यूरोप को वो समझते हैं अमेरिका को उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है और मगरिब को उनसे ज़्यादा कोई समझता नहीं है। रियासत मदीना का वो दर्स देते हैं, अखलाकियात उनसे ज़्यादा किसी के अंदर है नहीं। अमली तौर पर भी उसका मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है इमरान खान साहब के लिए। और सबसे पहले तो इस बात का तायुन हम करना चाह रहे थे, अभी जो गुफ्तगू है हो रही है कि आया इमरान खान साहब ने जो तकरीर की और एडिशनल सेशन जज साहिबा हैं, जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं, उनके हवाले से जो धमकी आमेज़ उनकी गुफ्तगू है वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए भी हैं या नहीं हुए। तो इसके साथ ही साथ फिर मैं आपकी नज़रसानी के लिए और आपकी तवज्जो के लिए और आपकी याद दहानी के लिए शहबाज गिल साहब ने जो बीपर दिया था निजी टीवी चैनल पर, और सिर्फ इस वजह से कि न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल ना रहें और वो आपका साथ नहीं दे रहे और आप इदारे के अंदर जो है बगावत पर उकसाने के लिए इस तरह का स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और मैं आपको खबर दे रहा हूं, मेरी इत्तला है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो चुका है कि ये तमाम तर जो गुफ्तगू थी शहबाज गिल साहब की और वो जो निजी टीवी चैनल का जो बीपर था वो इमरान खान साहब के इमा पर वो गुफ्तगू की गई है, इमरान खान साहब के हुक्म पर वो गुफ्तगू की गई है। वो स्क्रिप्ट जो है वो इमरान खान साहब से मंजूर हुआ, उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ये गुफ्तगू फरमाई। तो आप असरअंदाज होने के लिए, आप न्यूट्रल्स को जो है अपने साथ खड़ा करने के लिए उनको धमकाते हैं, बगावत पर, इदारे के अंदर बगावत पर उकसाते हैं। आप जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो जब करीब है, उसके अलावा ये बगावत केस जो है ये सर पर खड़ा है, तो क्या आप अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए आप एक टेस्टर लगाते हैं, धमकाते हैं? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जैसे किसी बड़ी पार्टी के रहनुमा को, साबिक वजीर आजम को, ये वो तौहीन अदालत है या नहीं, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जेब नहीं देती। इस तरह की गुफ्तगू इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े जलसे में वो जो है तर्ज की खबर भी आ रही है। आप हमारे साथ ही रहिए। के नाम पर एहतजाज की नहीं मनीफ साहब, साथ ही रहिए। फवाद चौधरी अपनी सूबाई हुकूमत को विफाक से लड़ाई के लगे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सूबाई हुकूमतों ने हर मुश्किल वक्त में वर्कर्स को मायूस किया। लोगों ने PTI को वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए, बल्कि 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। इस तरह के अल्फाज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मजीद जान लेते हैं। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है। टिका खान सानी, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है फवाद चौधरी ने? जी बिल्कुल, आज फवाद चौधरी बाकायदा तौर पर उनकी एक ट्वीट सामने आई है जिसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमतों पर कहा है कि उनको वाज़ेह कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हो, या डॉक्टर शहबाज गिल का रेफरेंस दिया। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कहा है कि शहबाज गिल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी और टार्चर आपने वर्कर्स को मायूस किया है। तमाम सूबाई हुकूमतों को उन्होंने अपने ट्वीट में वाज़ेह किया है कि वर्कर्स को इस हवाले से मायूसी हुई है। और साथ ही कहा है कि इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत जो है करने वाले अब बदमाश बने बैठे हैं। बाकायदा तौर पर का ये ट्वीट है, ट्वीट किया, बल्कि मीडिया सेल की तरफ से भी बाकायदा जारी किया गया है। जी, तो ये जो अल्फाज उनकी जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं, अपने पैनल से भी इसके ऊपर हम कमेंट लेंगे बारी बारी सबसे। नहीं हनीफ, इससे पहले आप गुफ्तगू के तरीके के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो ये एक और तरीका सामने आ गया है। फवाद चौधरी साहब इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं।
यानी कि किसी किस्म का झुकाव पीटीआई की जानिब से सामने नहीं आ रहा। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि आप जहाद के नाम पर पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं। ये कौन सा जहाद है जो पुरअमन होता है? मुझे आज तक यही समझ नहीं आई। तो ये कंटिन्यूटी है। और ये इमरान खान साहब जब मुल्क के खुदा ना खास्ता 3 टुकड़ों की बात करते हैं और मुख्तलिफ हिस्से होने की बात करते हैं, तो फवाद चौधरी साहब से आप क्या उम्मीद करती हैं कि फवाद चौधरी जो है वो किस तरह की गुफ्तगू फरमाएं और कितनी वो शाइस्ता गुफ्तगू करें? बिल्कुल जो है उसी तरह से जिस तरह आप रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं कहता हूं छोड़ दें कि वो जो मोअज़्ज़ज़ खातून हैं, वो एडिशनल सेशन जज हैं या वो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं, रियासत मदीना में इतने बड़े मजमों में किसी खातून को इस तरह से ललकारा जाता है और धमकाया जाता है, इस तरह से डराया जाता है, अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए इस तरह के इल्जामात आप आईनी लड़ाई लड़ें ना, आप कानूनी लड़ाई लड़ें। आप अब भी तो आपने साबित करना है ना कि आप बेगुनाह हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि शायद वो माजरत करेंगे। इससे पहले शायद बैरिस्टर साहब बता रहे थे कोई वाकया, या खालिद साहब ने बताया, इससे पहले भी 1-2 मरतबा इस तरह के जब इश्यूज आए तो उन्होंने कोई इतनी क्लियरिटी के साथ अपनी उस गुफ्तगू पर ना तो कोई शर्मिंदगी का इजहार किया और ना ही कोई उन्होंने माजरत की और ना ही उनका ऐसा रवैया रहा। तो फवाद चौधरी साहब और इनके जितने यहां पर रहनुमा हैं, उनके आप ट्वीट्स देख लें, ये तो कंटिन्यूटी है इमरान साहब की गुफ्तगू की। कभी वो खुद फरमा लेते हैं, कभी फवाद चौधरी से ट्वीट करवाते हैं, कभी शहबाज गिल को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि चढ़ाई कर दो मुल्क के इदारों के ऊपर, और कभी न्यूट्रल्स को आप जो है वो मुतनाजा करें, कभी अदलिया को मुतनाजा करें। तो आपका किसी इदारे पे आज तक बिलीव ही नहीं है, आपका किसी इदारे पर यकीन ही नहीं है। कोई इदारा जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो चलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो फिर आप फैसला कर लें कि मैं पहले भी कहता हूं कि आपने इस मुल्क को जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलाना है, अपनी मर्जी के तहत चलाना है। बहुत शुक्रिया आपका नईम हनीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर एहतिशाम साहब, आपका भी शुक्रिया, और खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे से मिलने वाले स्मार्ट और सैटेलाइट फ़ोनों का फॉरेंसिक कराने का फैसला कर लिया है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर पिस्तौल का लाइसेंस पेश ना किया गया तो अलग से उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। बात करते हैं, आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। शहबाज गिल के फ्लैट पर छापे के दौरान बरामद होने वाली यूएसबी, मोबाइल फ़ोन और सेटेलाइट फ़ोन और दीगर जो मवाद है उसका फॉरेंसिक करवाने का फैसला किया गया है। और साथ ही साथ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो पिस्तौल बरामद की गई है, अगर उसका लाइसेंस न पेश किया जा सका तो उस पर भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रात ही जब पार्लियामेंट लाजिक में छापा मारा गया था और पिस्तौल गोलियां बरामद की गई थी, वो पिस्तौल उसी वक्त मुतलका पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया गया था और बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। कल जब छापे के दौरान शहबाज गिल से पिस्तौल के बारे में पूछा गया तो उनकी जानिब से बताया गया था कि ये मुझे मालूम नहीं कि किसका हो सकता है, मेरे मुलाजमीन का हो। अगर मुलाजमीन की जानिब से उनका ये लाइसेंस पेश न किया जा सका तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि इसके अलावा 2 आईफोन, सेटेलाइट फ़ोन और यूएसबी जो बरामद की गई हैं, तफ्तीशी टीम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनका फॉरेंसिक करवाकर उसको भी मजीद केस में आगे हिस्सा बनाया जाएगा। और इस केस में आगे मजीद पेशरफ्त के लिए ये फैसला जो है पुलिस ज़राए की जानिब से किया गया है। और जो पिस्तौल है इसका अगर लाइसेंस आज शाम तक न पेश किया जा सका तो इस पर अलग से एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अलग मुकदमा भी हो सकता है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया आदिल। सिंध में सैलाब से सूरत हाल खौफनाक है। बारिशों से शहर के शहर डूब गए हैं। 23 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए हैं। जैकबाबाद में कई हादसात, मजीद 9 अफराद की जान ले गए हैं। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही बर्बादी, दूर दूर तक बस्तियां और खेत पानी में डूबे हैं। लोग खैमों में पनाह लिए हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैकबाबाद में कई मकामात पर छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात, हादसात में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। नौशहर फिरोज भरिया सिटी में बारिश से आबादी ज़ेरे आब है। लोगों ने MPA मुराद अली शाह सीनियर के बंगले के सामने खैमे डाल लिए, मगर सितम ये हुआ कि MPA ने बंगले और प्रॉपर्टी का पानी भी आबादी की तरफ निकाल दिया। गरीबों के बचे कुचे मकान भी डूब गए। घरों में 6-7 फीट तक पानी जमा है। बच्चे और वालिदैन दरबदर हैं। हमारे खड्ड का पानी सजा खड्ड में आया है। हमारे पास ना तंबू है, ना बात है, ना करने के लिए रोटी खाने के लिए दी है, ना तंबू है। देखो बड़ा बड़ा पानी
उस रोड पे पड़े, ना तंबू दिया, ना कुछ दिया, ना खाने को दिया हमको, ना पैसे दिए, हम भूखे मर रहे हैं। मोरो के करीब कई देहात पानी में डूबे हैं। लोगों ने हाईवे के करीब पनाह ली है। बच्चे भूख से बेहाल हैं और वालिदैन बच्चों का हाल देखकर परेशान हैं। जुमा का गांव में बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा बरसात हुआ है, घर के गांव क्षेत्र ये वो सारा नुकसान है। मजदूर बंदे खाने के लिए परेशान बैठे हैं। ये खेत सारे खत्म हो गए हैं, जो भैंसों में दूध नहीं है, लकड़ी के लिए हमारे को जलाने के लिए आग के लिए लकड़ी नहीं है, सिलेंडर हमारे को चाहिए, राशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे जो भी है सारे हमारे बीमार पड़े हैं। खैरपुर शहर बारिश के बाद दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुतासिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुतालबा किया कि मोटरें चलाकर पानी निकाला जाए। सांगड़ में सूरत हाल तशवीशनाक है। हेड जमराव, वर्कशॉप और गजरी के इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सिंध के तीनों बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ चुका है। गड्डू बैराज के बाद सखर बैराज पर भी हाई फ्लड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके बाद तीनों बैराजों से निकलने वाले 15 केनालों को बंद कर दिया गया। शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर अजला के कच्चे के 600 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब हैं। कंदकोट में सूबाई वजीर शब्बीर बजरानी का सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। लोगों ने सूबाई वजीर के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। टंडो अलायार और गिरदोनवाह में तेज मूसलाधार बारिश से बिजली के मुतादिद फीडर्स बंद है। मकानात ढह गए हैं, ज़रई ज़मीनें पानी की लपेट में हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में यूसी मूसा खटिया में इमदादी कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने मुतासरा ख़ानदानों से कहा कि आपके हर दुख सुख में हम आपके साथ खड़े हैं और किसी को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि मुतासरीन को खाने और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब अहम खबर, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। बात करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, तफसील से आगाह कीजिए। देखिए, सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद डिवीजन को शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस आफत अदा करार दिया गया है। और इस रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था 28 अगस्त को जहाँ पोलिंग होना थी उसको मुलतवी कर दिया है। जिन अजला में मुलतवी किए गए पोलिंग उसमें हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान शामिल है, जबकि साथ ही साथ दादू, ठट्ठा, बदीन, जमशोर और सजावल में भी बारिश और सैलाब सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 अगस्त को होने वाला है इनका जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसको मुलतवी कर दिया है। जिन अजला के अंदर बारिश और सैलाब से तबाही नहीं हुई, जहाँ सूरत हाल नॉर्मल है, वहाँ पर पोलिंग जो मामूल के मुताबिक होगी। आगाह करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। नौशेरो फिरोज के गांव में कश्तियां चलने लगीं। देहातों में पानी जमा हुआ तो लोग घर बार छोड़कर जाने लगे। गांव हाशिम से लोग कश्तियों और पैदल सफ़र करके महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी। मैं इस वक्त नौशेरो फिरोज ज़िले के गांव हाशिम में मौजूद हूं और ये गांव बारिश के पानी से शदीद मुतासर हुआ है। सैलाबी सूरत-ए-हाल इस गांव में पैदा हुई है। लोग यहां से नकल मकानी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन जीशान आपको दिखाएगा कि ये किस तरह घर यहां पर टूट फूट का शिकार है। सामने फैमिली जो है वो नकल मकानी करके यहाँ से जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि किसी महफूज मकाम पे वो मुंतकिल हो जाए। लोग यहाँ पे ये इनका सामान जो है वो भर रहा है, ट्रैक्टर सामान भर के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उधर गोठों में पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, कश्ती के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और कोई रास्ता जो है वो वहाँ पर पहुँचने का नहीं है। ये लोग सिंध हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पाक फौज, इन समय जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर आएँ, कुछ इमदाद करें और साथ ही साथ जो लोग गाँव देहातों में फंसे हुए हैं उनको निकालने में देहातियों की मदद करें। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। राजनपुर के इलाके कोटला ईसन में सैलाबी रैले ने गुलाम शब्बीर के घर को तबाह कर दिया। गुलाम शब्बीर और उसके अहले खाना अपना बचा खुचा सामान लेकर सड़क किनारे आ गए। मुकर्रम खान तफसील बताएंगे। आज बिल्कुल ज़िला राजनपुर का इलाका है कोटला ईसन और वहाँ पर जो है सैलाब जो है वो अपनी तबाहियाँ करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है गुलाम शब्बीर और इस शख्स के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ बह चुका है। इनकी जो हमशीरा है, जो इनकी बहन है, वो फाजिलपुर से भी जो है वो यहाँ इनके पास बचने के लिए आई थी, रहने के लिए आई थी।
पानी ने इनका यहाँ पे भी कुछ भी ना छोड़ा। तो भाई ये अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे आकर बैठ गए हैं, अपनी बहन अपने बच्चों को लेकर इस वक्त ये रोड पर बैठे हैं और अपनी आंखों के सामने सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं और अपने घर की तबाहकारी देख रहे हैं। जी और शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान में बारिशों से बच्चा जाँ बहक, सूबे में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 225 से तजावज़ कर गई है। PDMA के मुताबिक 26,500 घर तबाह हुए हैं। 710 किलोमीटर कौमी शाहराहें और 18 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुँच चुका है। कोयटा में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।